नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार एसएससी सीजीएल 3 के लिए जो है सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और इसमें आपको जो है सामान्य ज्ञान के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 प्रश्न मिलने वाले हैं और इसमें आपको सभी सेक्शन से प्रश्न देखने को मिलेंगे। वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि हम आपको और वीडियो जो है दे पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। बाह्य क्रोड व आंतरिक क्रोड के मध्य असंबद्धता क्षेत्र क्या कहलाता है। देखिए, हमने काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न इस वीडियो में लिए हैं। तो बाह्य क्रोड और मध्य क्रोड के बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के मध्य जो असंबद्धता का क्षेत्र होता है उसे हम लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? लेहमैन असंबद्धता। तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, यूरोप व एशिया के मध्य सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यूरोप और एशिया के मध्य जो सीमा बनाती है वो हो जाएगी आपकी यूराल नदी। क्या हो जाएगी? यूराल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, यूराल जो है ये रूस कजाकिस्तान में प्रवाहित होती है और इसका उद्गम जो है यूराल पर्वत से ही होता है और यह यूरोप और एशिया के मध्य सीमा बनाते हुए जो है कैस्पियन सागर में जाकर गिर जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप याद रखिए ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। तो हमें इसमें असंगत को पहचाना। देखिए, पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, जिब्राल्टर भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार है। बिल्कुल सही। देखिए, जो जिब्राल्टर जल संधि है ये किसको जोड़ता है? ये उत्तरी अटलांटिक सागर को जो है भूमध्य सागर से जोड़ता है और इसी को हम जो है भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार बोलते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, बाब अल मंदेव को आंसुओं का द्वार कहते हैं। देखिए, बाब अल मंदेव जो जल संधि है ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। क्या करती है? बाब अल मंदेव लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है और इसे आंसुओं का द्वार कहते हैं। ये वाला भी जो है बिल्कुल सही सुमेलित है। तीसरा लिखा हुआ है, देखिए, पाक जल संधि के बारे में आप सभी को पता है कि ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है। पाक जल डमरू मध्य, ये चौथा भी सही। तो इसका मतलब कौन सा गलत है? डोवर जल संधि जो है विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। देखिए, ये बात जो है असत्य है। अगर हम डोवर जल संधि की बात करें तो ये जो है यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करती है। क्या करती है? यूके को फ्रांस से अलग करती है। और अगर हम सबसे चौड़ी की बात करें जल संधि कौन सी है, तो देखिए, जो सबसे चौड़ी जल संधि है वो हमारी हो जाएगी डेविस जल संधि। कौन सी हो जाएगी? जो डेविस जल संधि है विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। तो देखिए, हमने एक एक ऑप्शन जो डिस्कस कर लिया ताकि आपका जो है सारा पॉइंट जो है क्लियर हो जाए। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार कितना है। तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है? देखिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। तो ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश जो है भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। और हमारे भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो देखिए, जो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। कितना हो जाएगा? 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट पूरे देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट। तो हमारा अक्षांशीय बी हो जाएगा और देशांतरिक कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी। अक्षांशीय की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और देशांतरिक की बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट जो है ये हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे जो चारों पॉइंट हैं यानी कि चारों बिंदु हैं तो उनका नाम क्या है? तो देखिए, सबसे पूर्वी बिंदु का नाम क्या है? तो सबसे पूर्वी बिंदु का नाम जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा किबिथू। इसको भी याद रख लीजिए, क्या हो जाएगा? ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर? किबिथू अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा हो जाएगा? देखिए, तो सबसे पूर्व में हमारा कौन सा हो गया? किबिथू। सबसे पश्चिम में कौन सा हो जाएगा हमारा? सबसे पश्चिम में गौहर माथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गौहर माथा, गौहर माथा। सबसे उत्तर में क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। और सबसे दक्षिण में हो जाएगा इंदिरा कॉल। तो ये सारे पॉइंट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंदिरा कॉल देखिए ऊपर है और इंदिरा पॉइंट नीचे है, तो आप सभी को ये बात पता है। अगला है 55, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट निम्नलिखित में से किस को जो है अलग करता है। तो जो हिमालयन फ्रंट फॉल है ये अलग करता है शिवालिक हिमालय को गंगा के मैदानी क्षेत्र से। सही आंसर क्या हो जाएगा? जो हिमालयन फ्रंट फॉल्ट है यह शिवालिक हिमालय को गंगा के मैदानी जो क्षेत्र से अलग करता है। हमारा इस प्रश्न का उत्तर जो है 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, वह प्रथम तुर्क शासक जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। तो तुर्क शासक कौन था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे?
तो ये हो जाएगा इल्तुतमिश ने जो है शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। आप सभी को पता होगा कि इसने जो है टंका और जीतल चलवाया था। टंका देखिए, आप नाम याद रखिए, टंका किससे बना हुआ था? टंका जो है चांदी का बना हुआ था, और जीतल जो है किससे बना हुआ था? तांबे से बना हुआ था। तो टंका चांदी का और जीतल जो है तांबे का बना हुआ था। तो इल्तुतमिश यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का जो है वास्तविक संस्थापक मानते हैं। यहाँ से भी ये प्रश्न बनेगा, आप इसको याद रखिए। अगला है 57। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? देखिए, महमूद गजनवी के साथ जो है भारत आने वाला जो मुस्लिम विद्वान था वो था अलबरूनी। कौन सा था? अलबरूनी। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कि एक प्रश्न और बनता है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो अलबरूनी ही जो था पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। इसने तहकीके हिंद नामक पुस्तक की रचना की थी। क्या नाम था? तहकीके हिंद। आप नाम याद रख लीजिए, ये प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। तो अलबरूनी ने जो है तहकीके हिंद नामक पुस्तक लिखी थी। अगर हम इब्न बतूता की बात करें तो ये मोरक्को से आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और इब्न बतूता ने जो है रेहला नामक पुस्तक लिखी थी। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया कि रेहला पुस्तक किसने लिखी थी? तो इब्न बतूता। अमीर खुसरो की बात करें तो यह जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में और कई राजाओं के दरबार में रहा था, और खड़ी बोली के विकास में जो है इनका विशेष योगदान रहा था। तबला और सितार का आविष्कार किसने किया था? तो तबला और सितार का आविष्कार भी जो है अमीर खुसरो ने ही किया था। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा 8वां। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो देखिए, विक्रमशिला की बात हो जाए या फिर नालंदा की बात हो जाए, यहाँ से प्रश्न ज़रूर बनता है। तो विक्रमशिला की जो स्थापना थी वो धर्मपाल ने किया था। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला है 59 नंबर प्रश्न। 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण कर उसे जीत लिया था। उस समय चंदेरी का शासक कौन था? तो देखिए, बाबर के 4 प्रमुख युद्ध से जो है प्रश्न बनते हैं: 1526, 1527, 1528 और 1529। अब देखिए, पहला युद्ध कौन सा था? आप सभी को पता है कि 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में पहला पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में। खानवा का युद्ध कब हुआ? 27 में। चंदेरी का कब युद्ध हुआ? 28 में। और घाघरा का युद्ध कब हुआ? 29 में। ये सारे याद रखने हैं। और बात करें कि चंदेरी का युद्ध किसके साथ लड़ा था? तो बाबर ने 1528 में चंदेरी का युद्ध जो है मेदिनी राय के खिलाफ लड़ा था। सही आंसर क्या हो जाएगा? मेदिनी राय। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला है 60 नंबर। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? देखिए, आपके सिलेबस में पंचायती राज व्यवस्था है तो वहाँ से एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है वो कहा जाता है बलवंत राय मेहता को। बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो है इनकी स्थापना 1957 में की गई थी, बलवंत राय मेहता कमेटी की। और बलवंत राय मेहता कमेटी की अनुशंसा पर जो है 1959 में राजस्थान के नागौर में सबसे पहले जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो लागू किया गया। बलवंत राय मेहता ने 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति या क्षेत्र पंचायत, और जिला स्तर पर जिला परिषद, जिला पंचायत। तो ये 3 स्तर जो है इन्होंने बताया था। और यदि बात किया जाए कि पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई, तो 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992 जो कि 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। देखिए, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है हमारे संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। और उसमें कितने विषय हैं? 29 विषय जो है पंचायती राज व्यवस्था में आपके रखे गए हैं। 24 अप्रैल को लागू किया गया था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये भी आप याद रख लीजिए। अगला प्रश्न है 61 नंबर प्रश्न। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? तो विधान परिषद के कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? तो ये हो जाएगा 5/6 सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। देखिए, विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में से जो 1/3 जो है वो विधानसभा से चुने जाते हैं, यानी कि 1/3 सदस्यों का चुनाव जो है विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। 1/3 का जो चुनाव है वो नगर पालिका जिला बोर्ड के द्वारा होता है। ऐसे करके जो है आपके डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन 5/6 जो सदस्य हैं इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला प्रश्न है 62 नंबर प्रश्न। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत यानी कि पद से हटाने के लिए
जो संकल्प है निम्नलिखित में से कहाँ पर प्रस्तावित किया जा सकता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो संकल्प है वह केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। कहाँ पर? केवल राज्यसभा में। अब हम बात करते हैं कि किस आर्टिकल के द्वारा होता है, तो ये आर्टिकल 67 में इसका वर्णन है। अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें, देखिए राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में रखा गया है? 52 में। और उपराष्ट्रपति का पद किस में रखा गया है? 63 में। तो उपराष्ट्रपति का पद जो है वो 63 में है। उपराष्ट्रपति जो हमारे राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। और वर्तमान में हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन है? आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि भाई हाल ही में हमारे देश के नए उपराष्ट्रपति का जो है चुनाव हुआ है। तो आप इस बात को जो है कमेंट करके जरूर बताइए। अगला प्रश्न है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? देखिए संविधान के जो स्रोत हैं ये किस देश से क्या लिया गया है, यहाँ से भी आपके प्रश्न जरूर बनेंगे परीक्षाओं में। तो देखिए अमेरिकी संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो अमेरिकी संविधान से मूल अधिकार, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से जो है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति यानी कि जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है? ये भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। अगर हम रूसी संविधान की बात करें तो सोवियत संघ से जो है हमारा क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य की जो अवधारणा है, जो कि हमारे आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्य रखा गया है, वो सोवियत संघ के जो है से जो है प्रभावित है। ब्रिटेन से अगर हम बात करें क्या क्या लिया गया है, तो संसदीय शासन प्रणाली तो ब्रिटेन से लिया गया। ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा 3। हमारे देश की जो नागरिकता है, एकल नागरिकता, वो भी ब्रिटेन से प्रभावित है। संसदीय शासन प्रणाली भी जो है ब्रिटेन से लिया गया है। ये आप जो है याद रखिए। ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा एक प्रश्न और आप याद रख लीजिए कि जो हमारे DPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ये जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की जो व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है? वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। संविधान संशोधन आर्टिकल 368 जो है साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। 64वां नंबर प्रश्न है कि एनेलिडा संघ के जंतु निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्सर्जन करते हैं? तो जो एनेलिडा संघ के जंतु होते हैं यह वृक्क के द्वारा उत्सर्जन करते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? वृक्क के द्वारा उत्सर्जन करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा यूकेलिप्टस जो है हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म है। और सबसे छोटा कौन सा होता है? देखिए लेमना एक पौधा है जो कि सबसे छोटा एंजियोस्पर्म पौधा है जो है करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसका याद रखिए, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। अगला है 66 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक पुनरुद्भवन क्षमता होती है? तो सर्वाधिक जो पुनरुद्भवन की क्षमता होती है वो यकृत कोशिका यानी कि लीवर में होती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? लीवर में सबसे अधिक। और सबसे कम की बात करें कि सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें होती है? तो मस्तिष्क में जो है सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता होती है और सर्वाधिक जो है यकृत में होती है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला है सांस अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए SAANS ये किससे संबंधित है? तो देखिए इसका संबंध है निमोनिया से। आपको यहाँ पर सांस का फुल फॉर्म याद रखना होगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली। क्या हो जाएगा? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, ये जो है सांस का फुल फॉर्म हो जाएगा। और यह केंद्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है ये चालू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 निमोनिया करेक्ट हो जाएगा। 68वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज और सबसे छोटा कंप्यूटर है जो मस्तिष्क की तरह कार्य करता है? तो सबसे तेज और सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा? ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वांटम कंप्यूटर जो है ये सबसे तेज और सबसे छोटा कंप्यूटर है जो मस्तिष्क की तरह कार्य करता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं? तो देखिए भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं विजय पांडुरंग भटकर। सही आंसर क्या हो जाएगा? विजय पांडुरंग भटकर जो है भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। इन्हें जो है भारत सरकार के द्वारा जो है पद्म भूषण से भी सब जो है सम्मानित किया गया था। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। जी सतीश रेड्डी वर्तमान में जो है DRDO के जो है अध्यक्ष हैं। और एक और याद रख लीजिए हमारे, तो DRDO के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जी सतीश रेड्डी। इनका भी नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, वर्ड प्रोसेसर तथा स्प्रेडशीट का उदाहरण है किसका? तो जो वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट है ये दोनों किसका उदाहरण है? ये दोनों जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। किसके? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है,
भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं वो इसमें बनाई गई हैं हर्षवंती बिष्ट को। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ये हर्षवंती बिष्ट जो हैं यह उत्तराखंड की प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं। तो इन्हें जो है इसमें भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन का पहली महिला अध्यक्ष के रूप में जो है इनको नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, 1 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पारदर्शी कंपोजिट सिलेंडर लॉन्च किया है। इसका निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो इसका जो निर्माण किया गया है 72 नंबर प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा IOCL के द्वारा जो इसका निर्माण किया गया। किसके द्वारा? IOCL के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर 2 करेक्ट हो जाएगा। 73वां प्रश्न है, पुर्तगाली शासन से मुक्ति की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बजट 2021-22 की घोषणा के अनुसार किस राज्य को 300 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने की घोषणा की गई है? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर तो आप ऐसे भी दे सकते हैं कि पुर्तगाली शासन से मुक्ति कहाँ पर मिली थी? वो गोवा को मिली थी। ऑप्शन नंबर बी, तो गोवा को जो है 300 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 74वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को कुल कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के अंतर्गत जो है लाभार्थी को 5,000 रुपये की जो है सहायता राशि प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर 3 करेक्ट हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न क्या है, भारत सरकार के प्रोत्साहन पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की आवंटित राशि कितनी है? तो जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो है राशि आवंटित की गई थी उसकी राशि कितनी है? तो ये हो जाएगा आपका 20 लाख करोड़ रुपए का जो है पैकेज जारी किया गया था कोविड-19 के कारण। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में हमने 25 प्रश्न डिस्कशन किए। आपने 25 में से कितने किए हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में जो है मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जो है किसे चुना गया है, किसे नियुक्त किया गया है? तो वो हो जाएंगे जस्टिस यूयू ललित। आपने नाम बहुत लोगों ने सही उत्तर दिया है। तो जस्टिस यूयू ललित ने जो है अब ये जो है पदभार संभालेंगे जल्दी ही। तो ये आपका कल का प्रश्न था। तो आज का हम प्रश्न पूछते हैं। देखिए आज का प्रश्न आपको बताना है कि हमारे देश में जो है, तो आज का हमारा प्रश्न है कि विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम क्या है? तो विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम आपको जो है लिख के बताना है। और आप ये भी बता सकते हैं कि किस नदी पर जो है बना हुआ है। तो विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम आपको आज के वीडियो के लिए जो है बताना है अंत में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। चैनल पर अगर नया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।